तो दीपक भाई जो है हम लोग फिर से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। एक जो है आपने तमाम मुश्किलों दिक्कतों की बात हुई और कैसे आपने जो है उन हालात को न सिर्फ मैनेज किया बल्कि उसको अपने अनुकूल बनाया, और ये सिर्फ आपकी जीत की वजह से हुआ। तमाम लोग जो है गाँवों से, छोटे छोटे शहरों से, और जिनका कोई गॉडफादर नहीं है उस इंडस्ट्री में आते हैं और आने के बाद बड़ा हताश निराश हो जाते हैं। उनके लिए क्या आप संदेश देंगे, खासकर वो लोग जो जिनका वाकई कोई गॉडफादर नहीं है, न उनकी जाति का कोई आदमी बड़ा है, न उन्हें कोई संरक्षण देने वाला है? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ें हैं यशवंत। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद बड़े मतलब मेरी भी बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पहुँचने की, उसके बाद आगे बढ़ने की। मैं होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ता था। मेरे फादर, जी हाँ, मेरे फादर एक तब तक रिटायर हो चुके थे, वो एक आदिवासी स्कूल के प्रिंसिपल थे, और मेरी तमाम जो स्कूलिंग हुई है वो बहुत छोटे छोटे गाँवों के अंदर हुई है। बहुत छोटे छोटे गाँव, कुछ गाँव तो ऐसे थे जहाँ बस तक नहीं पहुँचती थी, उन जगहों पर मैं पढ़ा हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर। अब छत्तीसगढ़ हो गया, पहले यूनाइटेड मध्य प्रदेश था। उसके बाद चूंकि मैं एक अच्छा विद्यार्थी था तो मुझे होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन मिला, और एडमिशन की शुरुआत से ही, बचपन से ही मेरा भाषण में, लिखने में काफ़ी रुचि थी, और पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी। तो जैसा एक आम मध्यम वर्ग का घर सोचता है कि भाई बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बट मेरे अंदर से कभी वो आवाज़ नहीं आई कि मुझे ये बनना चाहिए, मुझे IAS बनना चाहिए। और काफ़ी छोटे से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो 19.5 साल की उम्र में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया था। और डिप्लोमा कोर्स तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी, IMC कैसे पहुंचे, वो वही कहानी बड़ी दिलचस्प है। हमारे इंदौर होलकर साइंस कॉलेज के पास में भंवर कुआं चौराहा होता है इंदौर में, बड़ा फेमस चौराहा है। वहाँ पे छोटी छोटी चाय की दुकानें थी। तो इंदौर की ये परंपरा है यशवंत, आप मध्य प्रदेश गए हैं, वहाँ पे समोसे, कचौड़ी और जलेबी और पोहे बड़े खाए जाते हैं, बहुत खाए जाते हैं। तो इवनिंग स्नैक्स के लिए हम हॉस्टल से निकले और हम पहलवान का एक वहाँ टी स्टॉल था, वहाँ पे गए, और पहलवान की टी स्टॉल पे हमने गरम गरम आलू बड़े बन रहे थे। एक विशेष डिश होती है इंदौर की, आलू बड़े। आलू होती है, आलू के ऊपर बेसन लगाया जाता है और उनको तला जाता है, काफ़ी डिलीशियस होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हम वो खा रहे थे, और उसके ही नीचे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एडवर्टाइजमेंट रखा हुआ था। मतलब जिस कागज़ पे हम खा रहे थे, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी आई कि यार ये तो बहुत अच्छा कोर्स है, और जर्नलिज्म के कोर्सेस इंदौर और बाकी जगहों पे चलते थे। तब तक मैं थोड़ा बहुत अखबारों में लिखने लगा था, एक अच्छा डिबेटर था, एक अच्छा ओरेटर था, तो लोग मुझे वहाँ पे जानते थे, पहचानते थे। यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था मैंने, स्टेट को रिप्रेजेंट किया था, और अखबारों में भी मतलब मेरे नाम पे कुछ ना कुछ छपने लगा था। हम लोग बड़े बड़े विद्यार्थियों के लिए आंदोलन करते थे। इनफैक्ट एक बड़ा दिलचस्प सहयोग बनाऊं, AB रोड का बाईपास बनने की मांग हम बहुत टाइम से कर रहे थे, क्योंकि हमारे कॉलेज के सामने से निकलती थी, और एक हमारा बहुत ही डियर फ्रेंड समीर बिस्ट उसमें मारा गया था आंदोलन में, नहीं रोड एक्सीडेंट में। वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और पीछे से ट्रक ने मारा था। अच्छा, उसको बाद फिर जो है बनाने की बात हुई होगी। उसके बाद हमने 7 दिन लंबा एक आंदोलन किया। पूरा इंदौर शहर होलकर साइंस कॉलेज पे उतरा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त थे सुंदरलाल पटवा, और सांसद थी सुमित्रा महाजन जी, जिनका बेटा भी हमारे साथ उस आंदोलन में शामिल था, मंदार, वो भी हमारे कॉलेज का था। तो तब वहाँ पे उनको ये आश्वासन देना पड़ा कि हम बाईपास इसका बनाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि बाईपास का जिस दिन उद्घाटन हुआ, लगभग 15 सालों के बाद, तब मैं उस उद्घाटन में शामिल होने गया लालकृष्ण आडवाणी के साथ, जब वो उप प्रधानमंत्री थे, और मैंने उनको वो पूरा किस्सा सुनाया कि ये आंदोलन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। और मैं चूंकि एक कार्यक्रम के चक्कर में इंदौर में था, तो मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रिक्वेस्ट किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू समथिंग। सो मैं उनके साथ वापस आया था, और उस उद्घाटन समारोह में भी शरीक हुआ था। तो ऐसी कई गतिविधियां करते थे। तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में। मैंने एग्जाम दी, SP सिंह ने मेरा इंटरव्यू लिया, वो उस वक्त पैनल के अंदर थे, और उन्होंने मुझे पास कर दिया। और उसके बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आ गया, और मैंने अपनी पत्रकारिता सबसे निचले स्तर से शुरू की। इंदौर का एक अखबार है संध्या लोकस्वामी, जीतू भाई सोनी चलाते हैं। ये IMC करने के बाद वहाँ गए थे आप? जी, मैं IMC करने के बाद वहाँ गया। इंदौर चले गए? नहीं, दिल्ली ऑफिस में उनका, उसके दिल्ली ऑफिस में। और उसमें भी बड़े दिलचस्प किस्से हैं कि तब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिर गई थी और सुंदरलाल पटवा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो वो टिकट के लिए रात भर घूमते थे साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू में, और मैं साउथ एवेन्यू में ही एक MP के घर बरसाती में रहता था, तो मैं भी उनके साथ लग लेता था। और सुबह तक कुछ ना कुछ परिणाम निकल जाते थे 2-3 सीटों के, तो सुबह के अखबार में हम वो छाप देते थे, तो बाकी लोगों से लीड मिल जाती थी, तो उससे अखबार का बड़ा नाम हुआ।
और जैसे ही और एक तरह से बल्कि वो रिपोर्टिंग का जुनून जो है, कनेक्शन, मतलब कैसे चीजें की जाएं वो, और थोड़ा अंदर की राजनीति क्या होती है वो पूरी समझ में आ गई कि कैसे टिकट मैनेज होते हैं, कैसे नेताओं के बातें होती हैं, कैसे नेता एक दूसरे को गिव एंड टेक का रिलेशन रखते हैं, कैसे नेताओं के अंदर गुट होते हैं, कौन किसके गुट का है, आज कौन किसके गुट से कहाँ जा रहा है, उनके बीच की आपस की अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेके काफ़ी हद तक जो है मुझे एक अच्छा पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनने में उसने बहुत मदद की, बहुत मदद की। अब आपका टारगेट क्या है? नंबर 4 तक रुक जाना है या मतलब जो है ख्वाहिशें और भी हैं? नहीं, ख्वाहिशें तो इंसान की ज़िंदगी में कभी बंद नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लो कि बाकी सबकी लकीर छोटी हो जाए। कुछ लोग ज़िंदगी में ये अप्रोच रखते हैं कि वो दूसरे की लकीर छोटी करने में लगे रहते हैं, लेकिन मेरा अप्रोच ये है कि अपनी खुद की लकीर इतनी बड़ी करो कि दूसरों की लकीर अपने आप छोटी हो जाए। आम आदमी पार्टी वालों का आरोप है कि आपने जो है एक नई उभरती ईमानदार पार्टी को काफ़ी डैमेज किया है, तो ये कितना आरोप सही है? ये आरोप बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं तो आपको मीडिया स्क्रूटिनी में आना पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी वाले रेडियो पर ये प्रचार कर रहे हैं कि 48% जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती है। मुझे बताइए, सर्वे का आधार क्या है? वो खुद कहते हैं कि ये सर्वे योगेंद्र यादव ने कराया है। योगेंद्र यादव उनकी ही पार्टी के मेंबर है, तो पहले वो बताएं कि हमारी पार्टी ने सर्वे कराया है और उसके बाद 48% लोग मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। तो आप इस बात की विश्वसनीयता कैसे देख सकते हैं? उनकी क्या कोई विश्वसनीयता है? अब वो खुद अपनी ही पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी से सर्वे करा के। अगर बीजेपी ये प्रचार करे या कांग्रेस ये प्रचार करे तो हम उन पर उल्टा चढ़ जाएं। आप इंडियन जो हिंदी टीवी मीडिया इंडस्ट्री है, बल्कि अंग्रेजी में भी, उसमें कुछ एक चर्चित चेहरों और जाने पहचाने चेहरों में हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इस मुकाम पे पहुंचने में जो आपने तकलीफ़ें झेली हैं, जो आपने मुश्किलें उठाई हैं, उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी है निजी ज़िंदगी में आपको? बिल्कुल चुकानी पड़ी है, बिल्कुल चुकानी पड़ी है। कई कीमतें चुकानी पड़ी हैं। जैसे कई 2003-4 में जब मुझे दूरदर्शन को छोड़ना पड़ा क्योंकि एक सत्ता परिवर्तन हो गया था, मैंने डीडी न्यूज़ चैनल लॉन्च किया था। उसकी भी टीआरपी उस वक्त नंबर 2 थी आज तक के बाद केबल एंड सैटेलाइट होम में। जी जी। मुझे जिस तरह से वो छोड़ना पड़ा, जिस तरह के विवाद में मैं पड़ गया, जिस तरह से मुझे 1.5 साल तक चेस किया गया, ऐसे कई मौके आए हैं। कभी आपने कोई तगड़ी स्टोरी कर दी तो उसके फॉल बैक। अब दिन भर मेरे पास फोन बंद नहीं होते हैं आशाराम समर्थकों के, जो बाकी संपादक तो अपने ऊपर किसी आरोप पे या किसी ने कुछ लिख दिया ब्लॉग फेसबुक पे, तो उस पर इतना चिढ़ जाते हैं कि वो उसके खिलाफ बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, या उसको अप्रोच करने लगते हैं, या उसको धमकाने लगते हैं, या उसका काउंटर जवाब लिखने लगते हैं। जबकि आप ऐसा कुछ नहीं करते, आपके खिलाफ कोई कुछ भी लिख ले आप कभी रिएक्ट नहीं करते। इसकी वजह क्या है? मुझे करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। उसका जो विचार है उसको लिखने की उसको आज़ादी है, उसका जो विचार है उसको कहने की उसको स्वतंत्रता है। और अगर वो मेरे जर्नलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, मेरे काम को क्रिटिसाइज करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखना चाहिए। बल्कि मैं तो उससे सीखूंगा। अगर उसकी बात वाकई सही है, अगर मुझे लगता है कि उसने जो लिखा है वाकई सही है, तो मैं उससे सीखने की कोशिश करूँगा। क्या देश भर में जो जर्नलिस्ट हैं, खासकर जो टीवी जर्नलिस्ट हैं, उनमें बहुत ऐसे होनहार जर्नलिस्ट हैं जो जिलों में हैं, कस्बों में हैं, उनके अंदर बड़ी प्रतिभा है? कोई एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे आप, छोटा सा ही सही, जिसमें देश भर के वो टीवी जर्नलिस्ट जिनको लगता है कि उनमें बड़ी मतलब जो है मादा है, मौका नहीं मिला उनको, तो उनको आप पिक कर सकें? मुझे लगता है कि एक इस तरह कोई सिस्टम बनाना चाहिए, और ये उम्मीद लोग आपसे खास कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक तरह से बनी बनाई जो व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसमें कुछ जो है स्वनामधन्य लोग बैठे हुए हैं और उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं खड़कता था, उसको चैलेंज अपने कामों से किया आपने और एक नया सिस्टम बनाने की ओर अग्रसर है। तो मेरा ये सुझाव भी है, अगर आपने ऐसा नहीं बनाया हो तो बनाना चाहिए कि वो लोग। आपका ये सुझाव है तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगा और इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि कैसे मैं इन प्रतिभाओं को खोजूंगा और कैसे मैं इन प्रतिभाओं को निकालूंगा। बिल्कुल, वो मतलब मेरे ख्याल से एक मेल आईडी बना के भी हो सकता है कि आप एक मेल आईडी बना के प्रचारित कर सकते हैं कि उस पर लोग अपना 2-3 मिनट का कोई क्लिप भेज दें या कोई अपना लिखा हुआ भेजें या ऑडियो भेजें, ताकि मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या है जो हमसे भी टकराती रहती है। उनको लगता है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, मौका न मिलने के पीछे उन्हें बताते हैं कई कारण हैं, उनका उस जाति का ना होना, उस पता नहीं तमाम तरह के। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी योग्यता अगर वाकई उनमें है, तो वैसे लोगों को लाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि दिल्ली के लोग, तमाम लोग मुझे ईमेल भेज सकते हैं, आइडिया भेज सकते हैं, और अगर चाहे तो अपना क्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन में पत्रकार वही है जो दिखता है और कैसे दिखता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो वो मुझे क्लिप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी, रितेश, हमने एक आइडिया की ईमेल आईडी बनाई है ना, idea@, एक ईमेल आईडी है यशवंत जी, मैं उसको आपको ठीक है,
जी। और आप चाहें तो बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास एक बेहतर स्टोरी है, इंडिपेंडेंट भी है, तो हम उससे ले लेंगे, हम अपनी तरफ से क्रॉस चेक करके। तो सर कुछ खास जो है नई पीढ़ी के जर्नलिस्टों को बताने के लिए, क्योंकि आप एक तरह से उनके आइकन हैं, और मेरा यह मानना है कि नई पीढ़ी के जर्नलिस्टों ने मेहनत करना बहुत कम कर दिया। हमको लगता है कि वो मास्काओं का कोर्स करेंगे, अगले दिन टीवी पे आएंगे और तीसरे दिन उनके ऑटोग्राफ लेने लगेंगे। लाइफ इतनी इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है इस तरह से, और 2-3 साल बाद वो इस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाएंगे फ्रस्ट्रेट होकर बाद में कि रिजल्ट मुझे उतनी तेज़ी से नहीं मिले। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे 20 साल का लंबा वक्त लगा है। आपको वक्त देना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको खूब पढ़ना चाहिए, ताकि आप हाजिर जवाब हो सकें, आप जनता की तरह जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ सकें। जब आप हाजिर जवाब होते हैं टेलीविज़न पर, तो यश भाई आप देखिएगा कि हम जब प्रोग्राम अपना टुनाइट विद दीपक चौरसिया करते हैं, जो हमारा टाइम स्पेंड है, इसका मतलब है कि लोगों को लगता है कि हमको न केवल देखा जाना चाहिए बल्कि हमको छोड़ा जाना भी नहीं चाहिए, इसीलिए हमारा टाइम स्पेंड आज तक से भी ऊपर है। अच्छा, एक मैं दर्शक के नाते मेरा सवाल है, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया कि लोग कहते हैं कि आसाराम वाली जो डिबेट होती है उसमें अवधेश कुमार और आपकी फिक्सिंग है कि वो एक विपक्ष में रहेंगे, एक पक्ष में रहेंगे। नहीं, बिल्कुल फिक्सिंग नहीं, बिल्कुल फिक्सिंग नहीं है। अवधेश कुमार जी इस डिबेट में कभी शामिल ही नहीं हुए। वो 10 दिन बाद एकाएक उनके पास मेरा SMS आया और उन्होंने कहा कि आप आशाराम के खिलाफ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। तो आपने उस सम्मान के साथ उनको बुलाया कि भाई, मैंने सम्मान के साथ उनको बुलाया कि अगर आपको लगता है कि ये मीडिया ट्रायल है तो आप आइए, इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये है कि देश भर के लोग आपकी इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं कि कम से कम एक ऐसे मामले में जिसमें पूरे देश को उस पीड़ित लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे एक चैनल जो है न सिर्फ भरपूर खड़ा रहा बल्कि आज भी उस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। और बिल्कुल अभी मैं उस स्टोरी से जुड़े ही सूत्रों से लगातार बात कर रहा था कि अभी क्या लेटेस्ट है, क्या नया हो रहा है, क्योंकि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी आशाराम की ओर बढ़ा दी गई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर पहलू से, और इसीलिए हमने सबसे पहले आशाराम समर्थकों को बिठाया, उनकी प्रवक्ता नीलम दुबे को बिठाया। आप इस अपनी चैनल की जो सफलता है TRP वाइज, उसके लिए अपनी टीम के किस आदमी को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, मतलब उसको क्रेडिट देना चाहते हैं? नहीं, सबसे बड़ा महत्व तो मैं राणा यशवंत को दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेरी तबीयत भी नासाज हुई, जिस तरीके से उन्होंने पूरी चीज़ों को हैंडल किया। मैं काफ़ी टाइम तक बेड पे था, हालांकि मैं कुछ शोज़ की एंकर करता था उस ज़माने में, थोड़ा सा उठ के बैठ जाता था और घर पे ही स्टूडियो बना के रखा हुआ था। लेकिन जितनी मेहनत और जितनी लगन से उन्हें और उनके साथ हमारी पूरी टीम ने काम किया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मैंने यशवंत आपको बताया कि 70 से 80% स्टाफ ऐसा है जिसको मैं पहले से नहीं जानता था। कुछ ही कि लोग ऐसे हैं, जैसे राणा हो गए, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के आज तक के ज़माने से आज तक के ज़माने से हमारे साथ हैं। लगभग हमारा 13 साल का साथ का अनुभव है, और वो सब देखते हुए चैनल को कैसे आगे ले जाना है, चैनल का कंटेंट क्या होगा, हमारे कांस्टेंट डिस्कशंस होते हैं। हमारा यहाँ पूरा ओपन फोरम है, हर HOD बैठ के डिस्कस करता है। यहाँ पे बंद कमरे से कोई नहीं जाता है कि एक नोट लिख के चला गया और ये कैसे हो गया। उसमें बहुत डिस्कशन होता है, उसमें बहुत बातचीत होती है, कंटेंट को कैसे कैसे बढ़ाया जाए उसमें बहुत रिसर्च होता है। रितेश भी करता है वो रिसर्च, हमारे डॉक्टर संदीप हैं वो भी करते हैं वो रिसर्च। तो हमारे यहाँ जो भी चलता है वो बहुत ठोक बजा के चलता है। चलिए सर, हम लोग फिर बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, और हम लोगों से भी चाहेंगे कि जो लोग आपके दर्शक हैं और कुछ सवाल आपसे करना चाहते हो, मतलब आपके रिगार्डिंग जो है, तो वो हम सवाल लेके आएंगे और दोबारा फिर बैठेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से आज मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सवालों के जवाब आपने दिए हैं, हम लोग फिर इस पर बात करेंगे। शुक्रिया दीपक भाई। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।